हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ क्लोज कर दी है। अब आप अगले 3 महीने तक हम आपको कुछ और नया आपकी ज्ञान वृद्धि करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब जो भी हमने जितने भी सेक्टर्स बताए हैं, अब उसमें आपको काम करना है। आपको अगर रिस्क लेने की एपिटाइट है, अगर आप शेयर मार्केट में जानकारी रखते हैं, तो आप शेयर मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट वगैरह खुला के जो जो सेक्टर हमने बताए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें धीरे धीरे। और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स में, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अकाउंट्स की, कॉमर्स की या शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो दोस्तों उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी कम हो सकती है, तो वो गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस करेंगे। कैपिटल गेन वगैरह कैसे टैक्सेशन होता है, कैसे आपकी सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम पर टैक्स लगता है। तो हम इस सीरीज की आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आज हम आपको जितनी भी हमने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट का जो आपको बताया है, जितने भी कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके ऊपर अगर आपका इस साल में कोई प्रॉफिट होता है या कोई इंटरेस्ट आता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टैक्सेशन पार्ट 1। दोस्तों, आपको अब ईयर एंड क्लोज होने वाला 31 मार्च, तो आपको क्या करना है, आपको 31 मार्च से पहले पहले अपने सारे 31 मार्च क्लोज होने के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको अपने सारे बैंक स्टेटमेंट, जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, उनको आप उसका एनुअल स्टेटमेंट जरूर निकाल लें। एनुअल स्टेटमेंट आप एक्सेल में और पीडीएफ में निकाल के अपने पास कोई फोल्डर बना लें, उसमें रखें। आपके जितने भी ब्रोकर अकाउंट हैं, जितने भी आपने कहीं ब्रोकर से आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, उनके आप दोस्तों सारे ट्रांजैक्शन की एनुअल स्टेटमेंट जरूर निकाल लें। उसमें ब्रोकर का लेजर अकाउंट होता है, उसमें ब्रोकर के ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों। तीसरा, उसमें अपनी डीमेट होल्डिंग जो 31 मार्च 2024 को जो आपकी डीमेट होल्डिंग है वो निकालनी है, प्लस आपकी कैपिटल गेन रिपोर्ट, ये आपको बहुत जरूरी निकालनी है। उससे आपका पता लगेगा कि क्या कैपिटल गेन हुआ है, क्या लॉन्ग टर्म हुआ है, क्या शॉर्ट टर्म हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयर से अपना फॉर्म 16 लेना है, और जो लोग बिजनेस करते हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को अपना एनुअल टर्नओवर जीएसटी के हिसाब से निकालना है। अपने सीए से अपने सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रोसेस करवाने हैं। दोस्तों, ये रिटर्न वैसे आप अपने आप भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो ये रिस्क क्यों ही लेना है। थोड़ा बहुत अगर पैसे खर्च करके अगर हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसी टैक्स प्लानिंग हो जो हमें नहीं समझ आती हो, या जो अकाउंटेंट को नहीं समझ आती हो, या जो हम ऐसे लोगों से भरवा लेते हैं जो 500-1000 रुपये लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप ऐसे लोगों की फैसिलिटी ना लें और आप किसी नॉलेजेबल प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही संपर्क करके उसको अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन बता के, हो सकता है उसमें आपको 500-1000 रुपये रिटर्न की फीस जो आपका आदमी ले रहा है, उससे हो सकता है आपको हजारों में कुछ फायदा भी हो जाए टैक्स का। बहुत सारी टैक्स प्लानिंग ऐसी होती हैं जो इन लोगों को नहीं पता होता, इन लोगों का अधकचरा ज्ञान होता है। तो उससे हम बचें और अपने 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में, या 2000 रुपये खाली खर्च होंगे इसके चक्कर में ना पड़ के, अपने किसी ढंग के प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर फाइल कराएं। अगर आपको खुद को नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप ये रिस्क ना लें। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद अब फिर आपको काम क्या करना है कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट हैं, उस बैंक स्टेटमेंट की एक्सेल फाइल जो है उसको डाउनलोड, पूरा ईयरली स्टेटमेंट करके उसके आगे एक कॉलम डाल के, और उस कॉलम में हर डेबिट और क्रेडिट एंट्री को आपको उसको नरेशन लिखना है कि कहाँ पैसा गया, कहाँ आया, उसका क्या नेचर है, उसका खर्चे का नेचर है, उसका इनकम का नेचर है, या उसका क्या नेचर है।
तो दोस्तों जब आप ये काम कर लेंगे और ये सारी चीजें जब आप अपना फोल्डर बना लेंगे और आप सीए को भेजेंगे या अपने प्रोफेशनल को, जो भी आपका कोई जो भरता होगा रिटर्न, तो दोस्तों वो आपकी भी तारीफ करेगा। वो कहेगा हाँ भाई कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं, कुछ मेंटेन किया है। तो ये हमें सबको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने फोल्डर में रखने हैं। हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, आप अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, आपने कोई डिडक्शंस क्लेम करनी है, उन डिडक्शन की सारी जो भी एविडेंसेज हैं वो सब हमें उस फोल्डर में सेव करके रखने हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिन लोगों की 15 लाख तक इनकम है, हम अभी न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम का हमने वीडियो पहले भी आपको डाला है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जिन लोगों की 15 लाख तक इनकम है, और दोस्तों 15 लाख की इनकम तक जो लोग अपना एचआरए क्लेम नहीं करते, जो लोग अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते, जो लोग अपना कोई एलटीए क्लेम नहीं करते, जो कोई और सैलरी में से जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम नहीं करते, तो दोस्तों जो लोगों का ये कोई क्लेम नहीं है वो लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएं और न्यू टैक्स रिजीम में ही उनका फायदा होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में ना जाएं। इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी है, आपको करना है, जहां करना है वहां करें, पर उसका ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जिनकी 15 लाख तक इनकम है और जिनका एचआरए, जिनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का कोई क्लेम या कोई और एलटीए है या कोई और सैलरी के डिडक्शंस हैं, वो सब नहीं है, तो आपको बेनिफिशियल न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा। दोस्तों इतना सब वर्किंग जब आप कर लेंगे तो हम आपको थोड़ा सा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर आपने सरकारी स्कीमों में पैसा लगाया है तो उसमें पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट जो होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों, और जो आपने पोस्ट ऑफिस में, बैंक में या कहीं एफडीआर कराई है या एमआईएस कराया है, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है दोस्तों। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है कि क्या टैक्सेबल है और क्या नॉन टैक्सेबल है। पर दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट को या प्रोफेशनल को सारे स्टेटमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका वो पीपीएफ अकाउंट हो, चाहे वो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, चाहे आपने किसी और गवर्नमेंट स्कीम में, एफडीआर में या किसी और चीज में पैसा लगाया है, उसका ईयरली स्टेटमेंट जरूर निकालें, उसको बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह अपडेट कराएं। और इसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट, अगर कोई आपने एफडीआर वगैरह करा रखी है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ईयरली जरूर लें बैंक से। तो ये तो सरकारी स्कीमों की बात हो गई। सेकेंडली दोस्तों, जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो सीरीज शुरू की थी, उसमें अगर आपने कहीं कोई ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया है और उसमें कोई कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो दोस्तों उसकी भी टैक्सेबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं आपके, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करते हैं, तो आपको दोस्तों उसमें देखना पड़ेगा कि आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, तो उसी के हिसाब से टैक्सेशन होता है। 1 साल से ज्यादा जितने भी शेयर्स पे हमें कैपिटल गेन होता है वो दोस्तों 10% की कैटेगरी में आता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और जो 1 साल से कम वाले हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और वो हमारा 15% टैक्स कैटेगरी में आता है। और दोस्तों ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है, इसमें हमें इस इनकम में से हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। जनरली ब्रोकर्स ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट आपको निकाल के देते हैं ईयरली बेसिस पे। उसमें दोस्तों हमें ये जरूर चेक करना है कि हर एक शेयर्स का कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उससे हमारी मैच हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि उस रिपोर्ट में कई बार ब्रोकर्स जो है वो खाली सेल प्राइस डाल देंगे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं डालेंगे, या कोई राइट इशू आया है या बोनस इशू आया है उसकी कॉस्टिंग किस तरह लेनी है वो उसमें डिस्क्लोज नहीं करते, या कंपनियों का डीमर्जर हुआ है या कंसोलिडेशन हुआ है तो उनकी प्राइसेस उनके पास नहीं होते। तो ये हमें बड़े ध्यान से देख के करना है कि हमारा जो एक्चुअल कैपिटल गेन है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, खाली वही हमारी टैक्सेबिलिटी हो। और इसके अलावा दोस्तों बाकी तो अभी आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपने कोई जॉबिंग वगैरह की है, कोई इंट्राडे वगैरह किया है, तो उस पर आपका जो भी टैक्सेशन का स्लैब होगा उसके हिसाब से टैक्स लगता है।
और अगर आपने दोस्तों एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अगर दोस्तों आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन किया, वैसे तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको नहीं करना है, अगर आपने फिर भी कर लिया है तो दोस्तों इसमें अगर आपका जितना भी आपके पूरे साल में डेबिट के ट्रांजैक्शन है और जितने भी क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है, जो आपको नेट में प्रॉफिट और लॉस उसके डे वाइज आप काउंट कर लें अपना, और पूरा डेबिट और क्रेडिट को टोटल करके जो सम आएगा वो आपका टर्नओवर माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और नेट में आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करना है। अब दोस्तों आपके सामने एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमें आईटीआर का कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों की सैलरी इनकम है और जिन लोगों की एक ही प्रॉपर्टी है जिस पे कोई इंटरेस्ट का कोई हाउसिंग लॉस है या कोई इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो ये लोग अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों को दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेयर्स पे हो रहा है या जिनकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, उन पे रेंट आ रहा है, तो दोस्तों उनको आईटीआर 1 जो है फाइल नहीं कर सकते हैं, उनको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और आईटीआर 3 में दोस्तों जो बिजनेस करते हैं वो आईटीआर 1 और 2 फाइल नहीं कर सकते, बिजनेस वाले सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 फॉर्म हैं जिनमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हमें जरूर बताएं। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द चीजें जो कॉमन चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। हो सकता है आपके समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं, आपको फोन नंबर आपके पास है, आप मेरे को यूट्यूब पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और दोस्तों आप इसी तरह हमारे वीडियो सारे देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपना ज्ञान वृद्धि करते रहें और हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।